दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो मैंने आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट के अंदर जो मेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हम पढ़ते हैं वो होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों मैंने ऑलरेडी कवर करा दी लास्ट वीडियो तक। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो कंटिन्यूअस होता है, इसमें जो मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एग्जाम्स में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात इसी की करने वाले हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जैसे डिस्क्रीट होता है उसी तरीके से कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए, डिस्क्रीट में क्या होता है, जो डिस्क्रीट हमारा होता है, डिस्क्रीट में जो रैंडम वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है उन रैंडम वेरिएबल्स की, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है। या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी। तो वो जो रैंडम वेरिएबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकेगा। इस पूरी रेंज के अंदर में सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। तो ये होते हैं हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसमें कि स्पेसिफिक रेंज दी रहती है। उस स्पेसिफिक रेंज के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू ही वो रैंडम वेरिएबल ले सकता है। इसी के ऑपोजिट दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आता है, तो जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होते हैं ये जो होते हैं ये इन्फिनाइट वैल्यूज़ ले सकते हैं। मतलब इनकी कोई लिमिट ही नहीं होती, कोई भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वेट की, अगर आप बात करते हो, अब वेट किसी इंसान का नहीं, नॉर्मल वेट, ठीक है, 1 kg 2 kg, तो वेट की कोई लिमिट नहीं है। 10 kg भी हो सकता है, 15 kg का भी कोई मटेरियल आपको मिल सकता है, ट्रिलियन kg में भी मिल सकता है। तो बहुत सारे kgs, किलो, कितना भी आप कहिए, तो वेट की कोई लिमिट नहीं है। उसी तरीके से हाइट की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर हाइट किसी इंसान की नहीं हो रही, क्योंकि उसकी तो खैर एक लिमिट होगी 7 फीट 8 फीट 10 फीट तक। लेकिन अगर नॉर्मल आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट की भी कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है। उसी तरीके से प्रेशर, तो ये सब जितने भी वेरिएबल होते हैं ये कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ये नहीं लेते। तो इनको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और इन रैंडम वेरिएबल्स को मिला करके कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाई करता है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स मीन, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल पीक and the probabilities for values further away from the mean taper off equally in both the direction। तो ये क्या बोला हमसे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा। कर्व कहिए आप डिस्ट्रीब्यूशन कहिए, तो ये जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा अराउंड इट्स मीन। तो इसका कर्व आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, ये जो कर्व आपको मिला यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो कर्व के दोनों पार्ट होंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपको 50% वैल्यूज़ जो होंगी वो यहाँ पर मिलेंगी और 50% वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। मतलब अगर हम लोगों ने किसी एक चीज़ को बीच से काटा तो उसके दोनों साइड जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो होते हैं सिमेट्रिकल। अब ये बोला सिमेट्रिकल अराउंड इट्स मीन, तो यहाँ पर ये लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये लाइन डिनोट करती है मीन को। मीन कहिए या फिर आप मीडियन कहिए या फिर आप मोड कहिए, ये तीनों यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं बेल कर्व। तो ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाले जो पॉइंट है ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या और चीज़ें आती हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हमसे बोला है इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो गॉसियन थे एक स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियन आप उनको बोलिए, तो उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के नाम से जाना जाता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा ही हमसे बोला है द कर्व हैज़ अ सिंगल पीक, दस इट इज़ यूनी मॉडल एंड हैज़ अ बेल शेप। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है इसका। अगर आप कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि वो इसी तरीके का हो,
हो सकता है वो यहाँ नीचे जाके फिर ऊपर चला जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, तो इस तरीके का भी शेप ले सकता है वो। तो ये इसमें देखिए आप तो कई पीक्स हैं, एक यहाँ पे पीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ छोटी पीक है, एक यहाँ पर पीक है। लेकिन जब हम नॉर्मल कर्व की बात करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको सिंगल पीक वाला कर्व मिलता है इस तरीके का। ये जैसे अभी आप लोगों ने पीछे देखा, तो यहाँ पर आपका जो कर्व होगा उसकी सिर्फ एक पीक होगी, और एक पीक होने की वजह से इसके जो मोड होंगे वो सिर्फ एक ही मोड होगा। जैसे मोड में हम जानते हैं कि दो वैल्यूज़ भी कई बार आ जाती है मोड की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी मोड की, और ये जो कर्व होगा वो बेल शेप का होगा, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। तो ये तीनों जो मेजर होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ये इक्वल होते हैं इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट ये बोल रहा है हमसे इट हैज़ अ स्क्यूनेस ऑफ 0 एंड कर्टोसिस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो कर्टोसिस की होगी बीटा 2 वो होगी 3 के बराबर, और जो गामा 2 होता है यानी कि जो उसकी रिलेटिव मेजर होता है कर्टोसिस का वो होगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 0 क्यों है? स्क्यूनेस का मतलब होता है कि लैक ऑफ सिमेट्री। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्री। मैंने जो स्क्यूनेस वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया स्क्यूनेस के बारे में। तो स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब कर्व मान लीजिए आपका इस तरीके का हो ये, या फिर आपका जो कर्व है वो इस तरीके से चला जाए। तो अगर आप इसको यहाँ से बांटेंगे इस कर्व को, तो हो सकता है यहाँ पर आपको 40% वैल्यूज़ मिल रही हो, यहाँ पर आपको 60% वैल्यूज मिल रही हो। तो जब दोनों साइड जो है इसके आइडेंटिकल नहीं है, तो ये होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अब स्क्यूनेस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये वाला हम लोगों का पॉजिटिव होता है, ये वाला हम लोगों का नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव है वो अलग चीज़ है, लेकिन लैक ऑफ सिमेट्री को हम लोग स्क्यूनेस बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जब स्टार्टिंग करी थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने यही सबसे पहले पढ़ा था कि ये देखिए दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स मीन। तो ये सिमेट्रिकल होगा मीन के अराउंड, मतलब जब मीन की जो वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मिली है उसको जब हम बीच से काट देते हैं यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड आइडेंटिकल होते हैं। तो जब सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब स्क्यूनेस वहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब स्क्यूनेस 0 है तो कर्टोसिस वहाँ पर हमारा होगा बीटा 2 यानी कि 3 और गामा 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और लास्ट पॉइंट में हमसे बोला है द टू टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली बट नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम कर्व को अपने ड्रॉ करें, तो ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है ये इस तरीके का गया हो हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको टच हो गया, ये देखिए ये जो है कर्व हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं, मतलब ये जो हम लोग टेल इसकी निकालते जा रहे हैं, ये पास आती जाएगी एक्स एक्सिस के, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हमारी उसके पास आती जाएगी, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी। तो इस पॉइंट ने बस यही बोला है कि जो टेल होती है हमारी, जो टू टेल्स हैं, मतलब फर्स्ट टेल और सेकंड टेल, ये एक्सटेंड होंगी इनडेफिनेटली बट दे नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को कभी भी ये टच नहीं करेंगी। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। तो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व का मतलब क्या होता है? जैसे अभी जो हम लोगों ने ये पूरे कर्व को देखा है, ये जो हमारा था ये पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व था, नॉर्मल कर्व, बेल शेप कर्व। तो इसके अंदर कितना परसेंट एरिया किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, कौन, मतलब मीन में कितना हम लोग प्लस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब देखें ये जो पूरा हमारा है, अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जो कर्व हम लोगों ने बनाया हुआ है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कभी आपको क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो आप कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजिंग। ये भी मैंने आगे वीडियो में ये भी डिस्कस किया है, स्टैंडर्डाइजिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक्चुअल में क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमारा है उसमें क्या क्या चीज़ें डिनोट हो रही है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो पूरे एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा एरिया आपको दिया हुआ है ये होता है 1 के इक्वल, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर आप एक लाइन को बीच में यहाँ पर एकदम मिड से अगर निकालते हैं, पास कराते हैं, तो इसका मतलब इसका जो ये साइड होता है वो होता है 0.5 और ये वाला जो साइड होता है वो होता है 0.5। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो पूरा एरिया होगा इसका, ये पूरी लाइन जो है वो 1 के इक्वल है, और 1 में अगर हम इसको बीच से बांट देते हैं तो ये 0.5 आइदर साइड पे हम लोगों को मिल जाएगा। अब हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखें
ये तो हम लोगों ने देख लिया एरिया हमारा कितना है। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू का मतलब होता है मीन, म्यू का मतलब होता है मीन। तो अगर आप मीन में +1 स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे और साथ में अगर आप मीन में -1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप करते हैं तो आपको जो एरिया मिलेगा वो होगा 68.27% के अराउंड। और 68.27 कंप्लीट एरिया होता है। इसको अगर आप आइदर साइड पे देखेंगे तो ये 34.13 दोनों साइड पे बटा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन हो रहा है हमारा, ये वाला जो हाईलाइट में कर रहा हूँ इसको स्ट्रिप्स में, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा टोटल एरिया हो रहा है 68.27%। ठीक है, 68.27%। तो आइदर साइड पे अगर आप देखेंगे इन दोनों साइड पे, मतलब ये टोटल तो 68.27 है, लेकिन ये बीच बीच में अगर आप इसको दो हिस्सों में बांटते हैं तो यहाँ पर 34.13% और यहाँ पर भी आपको मिलता है 34.13%। ठीक है, तो ये हो गया 68.27%। अब ये आपको कैसे मिलेगा, ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ ये होता है मीन। ठीक है, मीन में अगर आप प्लस, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये आपका हो गया मीन। अब मीन में अगर आप +1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर करते हैं तो ये जो 1 देखिए लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कोर। ठीक है, ये होता है हमारा 1 जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3, इसका मतलब होता है जेड स्कोर या फिर स्टैंडर्ड स्कोर भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो अभी आगे वीडियो में वो भी डिस्कस किया है। खैर, म्यू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। मीन में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं -1 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि म्यू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो हमारा 68.27% को दिखा रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इसको निकालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है म्यू +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब यहाँ पर मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। इसी में अगर आप मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप करते हैं तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला, खैर ये जो हम लोगों ने अभी किया मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इतना जो पूरा पोर्शन होगा हमारा, ये वाला जो पूरा एरिया है ये, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है हमारा, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये 95.45% एरिया को दिखा रहा है। इस पूरे कर्व के 95.45% एरिया को दिखा रहा है। तो अगर आप आइदर साइड पे देखेंगे, मतलब ये वाला जो साइड है तो ये आपका हो जाएगा 47.72% और ये वाला साइड भी हो जाएगा 47.72%। इसी तरीके से आप थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो मीन +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपका कवर करेगा 99.7% एरिया को, जिसमें कि दोनों साइड पे आपको मिलेगा 49.85, 49.85। तो अब ये इतना देखिए, इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ से सॉल्व करना है। ये कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली होंगी, जैसे यहाँ पर देखिए 0.3413, यहाँ पर भी 0.3413। तो इसका क्या मतलब है, अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था 34.13, तो 34.13 हमने परसेंटेज में लिखा है। अगर हम इसको परसेंटेज इसका हटा देते हैं तो ये निकल करके यही चीज़ आएगी 0.3413। ठीक है, तो ये वही चीज़ को दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ पर 0.5 होता है, 0.5 यहाँ पर होता है, जो कि चीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो 0.5 आपको इस साइड मिल रहा है, 0.5 आपको इस साइड मिल रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको ये पता है कि यहाँ तक का जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ये हमारा दिखा रहा है 0.3413 पार्ट को इस पूरे कर्व के, 0.3413 पार्ट को इस पूरे कर्व के। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको इसके बाहर का एरिया फाइंड करना है, बाहर की वैल्यूज आपको बतानी, तो आप क्या करेंगे, 0.5 में से माइनस कर दीजिए 0.3413 को। तो जब आप इसमें 0.5 में से 0.3413 को माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी इस पूरे रीजन को दिखाएगी, ये वाले इस पूरे रीजन को इसके दिखाएगी। तो अभी क्वेश्चन मैंने आगे एक लिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्यों मैं ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 0.5 दिया है तो आप इसमें भी ये माइनस कर सकते हैं। अब अगर आपको दोनों को ऐड करना है तो 0.34 और इन दोनों को ऐड करके इसमें 0.5 में से अगर माइनस कर देते हैं तो आपको ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा, तो आपको ये बाहर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये जो पूरा एरिया इसमें दिखाया जा रहा है इस कर्व के अंदर में, वो सबसे पहले तो कितने परसेंट में दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि जेड स्कोर क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 जो लिखा है ये जेड स्कोर कहलाता है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरी चीज़ हमने ये देख ली कि अगर हमको कोई वैल्यू दे दी जाती है तो हमको किस तरीके से उसको डिफाइन करना है, कैसे हम लोगों को इंटरसेक्ट करके पूरे कर्व को बांटना है अलग अलग पार्ट्स में, तो ये हम लोगों ने इसमें देख लिया।
अब देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 95% ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर बिटवीन 1.2 मीटर टू 1.8 मीटर टॉल। अब देखिए जैसे कर्व में यहाँ पर दिखाया गया है 95%, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो 95% जो एरिया होता है उसके अंदर हमारा क्या आता है, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, मतलब हम लोगों का जो एरिया दिया हुआ है 95% का, वो कवर हो रहा है इस पूरे रीजन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों को दी गई है वो है 1.2 मीटर, और यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों को दी गई है वो है 1.8 मीटर। तो अब इसमें आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, देखिए आपको एक तो मीन निकालना होगा, दूसरा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको दे देता है, सपोज वैसे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको दे दिया, मान लीजिए कि आपको मीन निकालना है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे, तो मीन आप निकालेंगे, देखें मीन यहाँ पर निकलेगा हमारा 1.2 प्लस 1.8, मतलब ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दें हम 2 से, तो हम लोगों को मिल जाएगा हमारा म्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल्स टू होगा 1.5 मीटर। तो यानी कि जो म्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ये है हमारा 1.5 मीटर। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1.8 मीटर, और 1.8 मीटर किसके बराबर है, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के। म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1.8। मीन हमने निकाल लिया, मीन हमारा था 1.5 और प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1.8। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो मिलेगी यहाँ पे 0.15। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मतलब 1.5 को आप इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 0.15। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल करके आएगा 0.15। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 तो आपका मीन निकल के आया था, इसमें अगर आप प्लस 0.15 करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जब पहुँच गए तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप फिर से जब 0.15 जब करेंगे तो फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर से जब आप 0.15 प्लस करेंगे इसमें तो फिर आप यहाँ पे तीसरे पे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से 1.5 में जब आप माइनस 0.15 जब करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। जब फिर से यहाँ पर पहुँचने के बाद आप माइनस करेंगे 0.15 को तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर से अगर करते तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो घुमा फिरा करके जो ये बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो पूरा हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, ये आपका मीन था। मीन में आप 0.15, तो ये जो हर एक रीजन आपको दिख रहा है ये बराबर है 0.15, यानी कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम लोगों को इन वैल्यूज़ को निकालना होता है। मतलब अगर हमको एरिया दे दिया जाए तो उस एरिया का यूज़ करके हम लोग मीन कैसे निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करके हम लोग और निकालना सीखते हैं, मतलब क्या और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड स्कोर लिखा हुआ है, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये यहाँ पर मैंने आपसे बोला था ना कि ये जो 1 2 3 4 लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्कोर या फिर स्टैंडर्ड स्कोर। तो ये जेड स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। तो स्टैंडर्ड स्कोर, जेड स्कोर या सिग्मा जो आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 1 2 3 4, तो यहाँ इसका ये मतलब है कि ये मीन से लेकर के 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये आपका जेड स्कोर हो जाएगा 1। उसके बाद ये है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, ये है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, तो आपका जेड स्कोर हो रहा है 1 2 3 4। तो हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ पर हमको जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जितने भी रैंडम वेरिएबल हमारे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टैंडर्ड स्कोर्स में। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ पर जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्टैंडर्ड स्कोर या फिर जेड स्कोर में। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दे रहा है, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया 95% ऑफ द एम्प्लॉयज़ वाला, तो उसमें बोला है इन दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द एम्प्लॉय नेम्ड राहुल इज 1.95 मीटर टॉल, फाइंड द जेड स्कोर ऑफ राहुल्स हाइट। तो जेड स्कोर फाइंड करने को बोला आपको राहुल की हाइट का, मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1.95 मीटर को इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जेड स्कोर आपसे पूछ रहा है। तो अब जेड स्कोर आप कैसे निकालेंगे, देखें इसके दो तरीके हैं।
पहला तरीका तो ये है कि हमको ये पता था कि यहाँ पर 1.5 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर 1.8 मीटर है, तो 1.8 मीटर तक हमारा कितना आ रहा है, 95% तक आ रहा है। इसका मतलब जब आप इसको क्रॉस करेंगे, राहुल की हाइट दी हुई है हमको 1.95 मीटर, तो 1.8 मीटर तक हमारा कितना एरिया कवर हो रहा था, 95% एरिया कवर हो रहा था। तो इसको जैसे ही हम लोग 1.8 मीटर को क्रॉस करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे इस एरिया में, 99.7% वाले एरिया में हम लोग पहुंच जाएंगे। और 99.7% वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3, यहाँ पर जैसे 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड स्कोर ही था। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करके यहाँ पर आगे आएंगे तो आप इस रीजन में पहुँच जाएंगे, यानी कि जो 3 लिखा हुआ है ये है हमारा जेड स्कोर, और ये जेड स्कोर होगा हमारे राहुल का। तो राहुल का जेड स्कोर कितना निकल करके आएगा, 3। तो ये हम लोगों ने डायरेक्टली ग्राफ से देख करके निकाल दिया, लेकिन ये तरीका सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको इस तरीके की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप 0.15 आपने ऐड किया था तो आप यहाँ पे पहुँचे थे, उसके बाद 1.8 आया था, और 1.8 में अगर आप ऐड करते हैं, 1.8 में अगर आप ऐड करते हैं प्लस 0.15, यानी कि म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो डायरेक्टली आपको 1.95 ही मिल रहा है। इसीलिए आपका जो राहुल था, राहुल का जेड स्कोर डायरेक्टली आपने 3 लिख दिया। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए जो राहुल था उसकी हाइट अगर होती 1.9 मीटर, तब आपको ये चीज़ बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती वहाँ पे, तब आप इसका जेड स्कोर ना बता पाते। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पर 2, 3, 4 जो लिखा हुआ है, जैसे ये 1.5 था प्लस आपने किया 0.15, तो आप यहाँ पे पहुँचे 1.65, फिर आपने इसमें प्लस किया 0.15, तो आप यहाँ पे पहुँचे 1.8, ठीक है। तो 1.65, 1.8 और 1.5, तो अब 1.8 में जब आप ऐड करेंगे 0.15 तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप करें तो मीन था हमारा 1.5 और प्लस 3 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.95, जो कि हाइट के बराबर है किसकी, राहुल के। तो हम लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया कि जो राहुल है उसका जेड स्कोर है 3, तो ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन क्या होगा जब राहुल की हाइट होगी 1.9 मीटर सिर्फ, तब आप डायरेक्टली थोड़ी निकाल सकते हैं इसमें से, क्योंकि 1.95 तो हम लोगों को इसको मिल रहा है, लेकिन राहुल की हाइट 1.9 है, तो आप जेड स्कोर कैसे कह सकते हो कि 3 है, तो उसका कुछ जेड स्कोर जो होगा वो कम आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तरीका सही नहीं होता है। जो सही तरीका है वो हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस किया, तो ये आपको सही तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट हाउ मैनी स्टैंडर्ड डिविएशन, जैसे 1.95 मीटर, ठीक है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.95 मीटर इज फ्रॉम द मीन, मतलब 1.95 मीटर का जो एक्चुअल जेड स्कोर है वो कितना है, उसको फाइंड करने का एक और तरीका है जो कि यहाँ पर दिया आपको। आप क्या करेंगे, 1.95 माइनस 1.5, ये आपका म्यू था, मतलब आपका जो रैंडम वेरिएबल है ये आपका रैंडम वेरिएबल है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो जब आप एक्स में माइनस कर देंगे मीन तो आपको निकल करके आएगा ये वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई है इसको अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड कर दें, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर उसका जेड स्कोर, यानी कि 3 जो हम लोगों ने अभी निकाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, 1.95 मीटर, इसमें आपने माइनस किया 1.5 मीटर, तो आपको निकल करके आ रहा है 0.45। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ये था 1.5, ये है 1.95, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1.5 मीटर ये मीन हो गया, 1.95 मीटर यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 0.45। अब हमको चाहिए कि कितने फर्दर अवे है ये जो 1.95 मीटर है, ये कितना फर्दर अवे है मीन से, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको निकालने का तरीका है 0.45, आपका ये पूरा हो गया। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.45 को एक स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो आपको मिल जाएगा 3, यानी कि आपको ये पता चल गया कि जेड स्कोर क्या है इस 1.95 मीटर का। अब जो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए इसकी हाइट हो जाती 1.9, तो 1.9 माइनस 1.5, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4, और 0.4 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 0.15 से, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.15, अगर हम ये करते हैं तो क्या आएगा ये देख लेते हैं एक बार। तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.15, तो यानी कि हमारा जो जेड स्कोर आएगा वो होगा 2.67। तो ये हम लोगों का जेड स्कोर आ गया 2.67, अगर हमारा
जो वैल्यू है वो वहाँ पर 1.9 होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली ये वाला जो तरीका था मैंने जो पहले आपको बताया, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो बस समझाने के लिए था आपको, बाकी आप इसी का यूज़ करेंगे। अब जो हम लोगों ने ये जो पूरा भी प्रोसेस किया, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम लोग कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजिंग का मतलब होता है आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं जेड स्कोर्स में, ठीक है, उनका नाम चेंज होकर के हो जा रहा है जेड स्कोर, और इसके प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजिंग। कैसे निकाला हम लोगों ने, सबसे पहले हमने किया सब्ट्रैक्ट मीन को, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसको अगर आप फॉर्मूला वाइज लिखेंगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, z इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल था माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सा फॉर्मूला है, z हो गया z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हम हमेशा रखेगा, 2 स्टैंडर्ड या 3 स्टैंडर्ड नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है x हमारा रैंडम वेरिएबल जिसको हम लोगों को स्टैंडर्डाइज करना है, माइनस म्यू यानी कि मीन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू जेड स्कोर। तो देखिए हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि स्टैंडर्डाइजिंग होता क्या है, लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि स्टैंडर्डाइजिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने समझाया हुआ है। अब अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ टीचर इज मार्किंग अ टेस्ट, एक टीचर है जो बच्चों को मार्क्स अलॉट कर रहे हैं आउट ऑफ 60। तो 60 में से किसी बच्चे के 20 नंबर है, किसी के 15, किसी के 26, किसी के 32। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 नंबर भी नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल हो रहे हैं। जैसे अगर आप 15 नंबर वाले को देखिए, जैसे आप 18 नंबर वाले को देखिए, 14 वाले को देखिए, 17 वाले को देखिए, तो ये जो बच्चे हैं ये फेल हो रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल परसेंटेज जैसे सेट होता है एग्जाम्स में, हम लोग भी देखते हैं, तो उसमें मान लीजिए 40% अगर पासिंग मार्क वो मिनिमम अगर उन्होंने सेट किया हुआ है कि अगर 40% मार्क्स आएंगे तो बच्चों को पास करेंगे, तो ये तो नॉर्मल केस में होता है। लेकिन अगर पेपर बहुत टफ हो गया तो बच्चों के लिए ये स्कोर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, नॉर्मलाइज एक तरीके से आप कहेंगे कर दिया जाता है कि इतने अगर आते हैं इस स्कोर तक तो बच्चों को पास करेंगे, नहीं तो फेल कर देंगे, क्योंकि वो फिर नॉर्मल क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जो फेल हो जाएंगे अगर नॉर्मल क्राइटेरिया को फॉलो किया गया। तो ये टीचर जो थे इन्होंने क्या सेट किया, इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया सारे वैल्यूज़ को, स्टैंडर्डाइज ऑल द स्कोर्स एंड ओनली फेल स्टूडेंट्स विद द स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो 1। तो इन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद इन्होंने ये बोला कि किसी भी बच्चे के अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम मार्क्स होंगे तो उसी को हम फेल करेंगे, अदरवाइज हम उसको पास कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है जेड स्कोर निकालने का, तो ये होता है एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको एक्स तो पता है, एक्स आपके कहाँ दिए हुए हैं, ये जितने भी हैं आपके एक्स हैं, 14, 35, 28, 18, 32, ठीक है, ये सारे आपके एक्स है रैंडम वेरिएबल। म्यू आपका क्या होता है, मीन। तो मीन आप कैसे निकालेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उनको ऐड करके आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ वैल्यू से, तो आपका मीन निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें हर सीरीज में मैंने आपको बताया कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए जाकर के, वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा इसका कि कैसे निकाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, मीन निकालिया जो कि 23 निकला, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जो कि 6.6 निकला। अब ये निकालने के बाद हमने हर एक वैल्यू को इसमें पुट किया इस फॉर्मूले में और उनका स्टैंडर्ड स्कोर निकाला। तो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले इस 20 वाले को देखिए आप, तो यहाँ पे क्या किया हमने 20 माइनस मीन, तो 20 माइनस मीन, मीन था हमारा 23, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 6.6, तो ये हो जाएगा 6.6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा माइनस 0.45। उसी तरीके से हम लोग 15 को कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 6.6, तो ये आपका निकल करके 1.21, तो ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 23 तो माइनस 1.21 ये वाली वैल्यू। उसी तरीके से आप 26 को कन्वर्ट करेंगे, उसी तरीके से आप 32 को कन्वर्ट करेंगे। तो ये जितने भी लिखे हैं ये हैं इनके जेड स्कोर, ये सारे के सारे हैं जेड स्कोर्स। मतलब हम लोगों ने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो हमारे थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया जेड स्कोर में। अब देखिए इसका जादू क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्व है। अब ये जो कर्व है हमारा ये कुछ इस तरीके से जाता है बेल शेप में। यहाँ पर हमारी मीन थी, ये वैल्यू हो गई हमारी मीन। तो यहाँ पर हमारा एक एक करके स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं, मतलब यहाँ पर आपका -1 होगा, यहाँ पर आपका -2 होगा, यहाँ पर आपका +1 होगा, यहाँ पर आपका +2 होगा। अब
जो यहाँ पर आपका अगर 0 से स्टार्टिंग होती है मीन से, तो इसको अगर 23 को हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 से स्टार्टिंग होती है। तो देखिए इन्होंने कहा था कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से किसी भी बच्चे के कम होंगे तो हम उसको फेल करेंगे। तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने ही बच्चे होंगे, मतलब इस रीजन के आगे के जितने ही बच्चे होंगे उनको हम पास कर देंगे। लेकिन अगर इसके बाहर बच्चे निकलते हैं, मतलब -1 के पीछे अगर जाते हैं, तो हम उनको फेल कर देंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो -0.45, तो -0.45 कहीं आपका इस जगह पे लाई करेगा। जो -0.45 है वो आपका कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, -1 और 0 के बीच में। तो यानी कि ये जो बच्चा है ये पास हो जाएगा। -1.21 अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका कहीं इस साइड में लाई करेगा, ये -1.21। तो इस बच्चे को हम लोग फेल कर देंगे क्योंकि इसके 1 से नीचे हैं। उसके बाद जितने भी प्लस वाले उनको तो आप आंख बंद करके प्लस पाए वो कर दीजिए, पास कर दीजिए। जिनके भी पॉजिटिव में है वो तो सारे के सारे बाहर ही निकल। अब देखिए 0.76 -0.76, तो ये भी -1 से लेकर के 0 के बीच में ही लाई करेगा, इसलिए इसको भी हम लोग पास कर देंगे। नेक्स्ट कौन बच्चा फेल हो रहा है, ये वाला देखिए -1.36, तो -1.36 भी यहीं पर कहीं लाई करेगा, तो इस बच्चे को भी हम लोग फेल कर देंगे। तो इन टोटल अगर आप देखें तो ओनली 2 स्टूडेंट्स विल फेल, द वन लोअर देन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो बच्चे पहले सारे के सारे देखिए अगर, तो कई बच्चे फेल हो रहे थे, जैसे 15 वाला भी फेल हो सकता था, 18 वाला, 14 वाला, 17 वाला। तो पहले अगर आप देखें तो अगर जहाँ 4 बच्चे फेल हो रहे थे वहीं पर अब 2 ही बच्चे फेल किए जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत टफ था। तो हम सारे बच्चों को फेल नहीं कर सकते उस तरीके से। जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा कम होंगे उनको ही हम लोग फेल करेंगे। तो ये होता है कमाल स्टैंडर्डाइजिंग का। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमको Z स्कोर दे दिया जाता है, किसी भी वैल्यू का अगर हमको Z स्कोर दे दिया जाता है, तो उस Z स्कोर की मदद से हम लोग कैसे एरिया को फाइंड कर सकते हैं अंडर नॉर्मल कर्व। तो देखिए आपको जैसे यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे कभी भी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे आप प्रोबेबिलिटी का सॉल्व करिए, चाहे आप कभी रिसर्च में कर रहे हो क्वेश्चन, तो कहीं पे भी आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपको वहाँ पर ये पता चलेगा कि कितनी वैल्यूज़ आपकी एरिया के अंडर लाई करी, कितनी आपकी एरिया के बाहर लाई करी। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। तो देखिए ये हमको पता है कि ये जो बीच से हमारी लाइन पास कर रही है ये हमारी होती है मीन की, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 0 के बराबर। यहाँ पर अगर हम लोग एक स्केलिंग लेते हैं तो वो 0 के पास होती है। उसके बाद हमसे बोला फाइंड द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, Z की वैल्यू दे दी 1.63। 1.63 हमको दे दी है। अब हमको बोला है कि एरिया फाइंड करना है। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी जो टेबल होती है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो उसकी टेबल को आप देखेंगे कैसे, जैसे अगर आप टेबल आप देखें यहाँ पे, तो आपको कुछ वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पर Z लिखा हुआ है, Z स्कोर। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको वर्टिकल में दिख रही, कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में दिख रही। तो आप कैसे लोकेट करेंगे अपने 1.63 को, आपको 1.63 को ही यहाँ पर लोकेट करना है। तो 1.63 आप कैसे लोकेट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा 1.63 लिखा हुआ है इसको आपको ब्रेक करना होगा। और ब्रेक कैसे होगा, जैसे लिखा हुआ 1.63, तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू के बाद आप इसको ब्रेक कर दीजिए। मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1.6 को अलग कर दीजिए और 0.03 इसको आप अलग कर दीजिए। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी 1.63। लेकिन आपको ब्रेक ऐसे करना है कि डेसिमल के एक बाद वाली वैल्यू को आप अलग खींच लीजिए और उसके आगे वाली वैल्यू को अलग फेंक दीजिए। तो ये हो जाएगा 1.6 और प्लस 0.03। तो 1.6 को आपको ढूंढना होगा वर्टिकल वाले एक्सिस में, और जो ये वाली वैल्यू है इसको आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल में। अगर मान लीजिए दिया रहता है 1.97, तो फिर आप इसको लिखेंगे 1.9, जिसको आप ढूंढेंगे वर्टिकली, और इसके बाद आपको 0.07 इसको आप ढूंढेंगे हॉरिजॉन्टल में। मान लीजिए आपको दे देता है 0.76, तो 0.76 यानी कि यहाँ से हम ब्रेक करेंगे तो ये होगा 0.7 जिसको हम ढूंढने वाले हैं वर्टिकल में, और 0.06 जिसको हम ढूंढेंगे हॉरिजॉन्टल में। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 1.63, तो हमने कहा कि 1.6 हम ढूंढेंगे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल में, और 0.03 इसको हम लोग ढूंढेंगे किसमें, हॉरिजॉन्टली में। तो देखिए 1.6 को आपको ढूंढना है यहाँ पे, तो ये देखिए ये आपको मिला 1.6। उसके बाद आपको देखना है 0.03, तो 0.03 आपको हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर ये मिलेगा। तो 0.03 मिल गया, 1.6 मिल गया। अब आपको इंटरसेक्शन करवाना है इन दोनों वैल्यूज़ का। तो अगर आप यहाँ से इसको लोकेट करते हैं तो ये देखें
मतलब ऊपर से भी ये वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है और नीचे से भी कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वैल्यू को लोकेट कर लिया, यानी कि ये आपको दिखेगा 0.4484, 0.4484। तो ये आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 1.63 की। अब देखें ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर, ये हो जाती है हमारी 0 से स्टार्ट, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ तक हमको पता है कि 0.5 ये पूरा एरिया होता है, 0.5 का ये पूरा एरिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो ये 0.5 होता है। हमारी जो वैल्यू निकल करके आई है वो है 0.4484। तो 0.4484 समवॉट यहाँ पर कहीं लाई करेगा। अब आपको उतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये लाई करेगा। देखिए ये जो पूरा पोर्शन होगा 0 से लेकर के 0.4484, 0.4484। तो ये वैल्यू अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 44.84% एरिया आपका ये निकल करके आ जाएगा। मतलब जेड स्कोर कितने एरिया को कवर कर रहा है, 0.448 को या फिर 44.84% को। अब इसका यूज़ क्या होगा, देखिए आपको कई बार दे देता है कि आपको इस वैल्यू के बाहर की वैल्यूज फाइंड करनी। तो 0.4484 तो यहाँ का निकला है। अगर आपको यहाँ का एरिया निकालना हो इस वाले पोर्शन का, तो इस वाले पोर्शन का एरिया आप कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 0.5 माइनस 0.4484, क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का था 0.5 और यहाँ से यहाँ तक का जो था वो था 0.4484। तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आपको मिल रही होगी यहाँ पे वो आपकी निकल करके आ जाएगी इस पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोग एरिया फाइंड करते हैं अंडर नॉर्मल कर्व विद द हेल्प ऑफ जेड स्कोर। अब इसका यूज़ क्या होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्यूम द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स टू बी 68.22 इंचेस विद द वेरियंस ऑफ 10.8 इंचेस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 6 फीट टॉल। तो हमको जो क्वेश्चन दिया उसमें ये बोल रहा है कि जो मीन हाइट है स्टूडेंट्स की वो है 68.22 इंचेस। मतलब यहाँ पर हमको म्यू जो दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल्स टू है यहाँ पे 68.22 इंचेस। दूसरी चीज़ ये बोला है कि वेरियंस, वेरियंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 10.8 इंचेस, ठीक है। वेरियंस हमको दिया हुआ है 10.8 इंचेस का। अब हमसे बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 1000, मतलब 1000 बच्चों की क्लास में आप कितने बच्चों का एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी जो हाइट है वो 6 फीट से ज़्यादा है। 6 फीट का मतलब यहाँ पर होगा जैसे 1 फीट जो होती है वो बराबर होती है 12 इंच के, तो 6 फीट जो होगी वो बराबर होगी 72 इंचेस के, मतलब 6 × 12 तो 72 इंचेस के। तो हमसे बोला है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है वो 72 इंच से ज़्यादा है। तो अब आपको याद होगा, अभी मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर हम लोग इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 0 से लेकर के, यानी कि ये जो मीन हमारा है ये हो जाएगा 68.22 इंचेस। अब हमको ये फाइंड करना है कि कितने बच्चों की हाइट है वो 72 इंच से ज़्यादा है। तो देखिए जितने बच्चों की 62 से ज़्यादा होगी वो तो इस साइड में होंगे, जितने बच्चों की 68.22 से ज़्यादा होगी वो इस साइड में होंगे। तो ये तो हमको पता है, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी 72 से ज़्यादा है। तो 68 तो यहाँ पर है, 72 यहाँ पर कहीं लोकेट हमको करना पड़ेगा। तो उसको लोकेट हम लोग कैसे करेंगे, उसका जेड स्कोर निकाल करके। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो वो मतलब हम पूछ रहे हैं कि जेड स्कोर कितना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करना, देखिए आप निकालेंगे z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपको दिया है 10.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10.8। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 3.286। तो ये हो जाएगा 3.286, ठीक है, ये हो गया 3.286। अब आपको इसको क्या करना है, x जो आपका है वो है 72 इंच, मतलब आपको रैंडम वेरिएबल को आपको स्टैंडर्डाइज करना है तो आपको 72 को ही तो करना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा 68.22 को दिखा रहा है, मतलब इसके बाहर जितनी भी वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी ग्रेटर देन 68.22 इंचेस, और इसके इधर वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो होंगी लेस देन 68.22 इंचेस। हमको बोला है कितने बच्चों की हाइट जो है वो 72 इंच से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ही तो कहीं ना कहीं लाई करेगा, यहाँ पर ही तो 72 लाई करेगा क्योंकि 68 से ज़्यादा वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा 72 इंच जो है वो लाई कर रहा है, लेकिन ये 72 इंच जो है इसका जेड स्कोर हमको निकालना पड़ेगा।
जो ये है इसका हमको जेड स्कोर निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग ये निकाल पाएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 1000 में 72 इंच से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो x हमारा हो गया 72 माइनस मीन हमको दिया हुआ 68.22 और अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट किया जो कि बराबर था 3.286 के। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके z की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.15। ठीक है, z की वैल्यू हमारी आ गई 1.15, मतलब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल करके आ रही है इसकी 72 इंच की वो है 1.15 के इक्वल। तो अब 1.15 में हमको एरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको देखिए अभी जो मैंने आपको बताया, आपको यहाँ का एरिया पता चल जाएगा, आपको यहाँ का एरिया पता चल जाएगा इस वैल्यू को निकाल लेने से। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा दिया हुआ है वो आपको 0.5 दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वाले पोर्शन का पता चल जाए तो ये वाला पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है, क्वेश्चन का अप्रोच मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये वाला जो पोर्शन है मतलब 68.22 से लेकर के 72 इंच के बीच में, तो यहाँ पर वो बच्चे लाई कर रहे हैं जिनकी हाइट जो है वो 72 इंच से कम है, 72 इंच से कम है। ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो हाईलाइट किया मैंने, ये पूरा पोर्शन दिखा रहा है उन बच्चों को जिनकी हाइट 72 इंच से कम है। तो आपको निकालना है 72 इंच से कितने बच्चों की ज़्यादा है। तो आप इस पोर्शन की बात कर रहे हो, आप इस वाले पोर्शन की बात आप कर रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए पहले कि आपका ये वाला जो पोर्शन है वो कितने बराबर है, कितना एरिया इसके अंडर लाई कर रहा है, तभी तो आप इस एरिया को निकाल पाओगे। तो इस एरिया को निकालने के लिए आपको जेड स्कोर का यूज़ करना होगा। अब हम देखते हैं कि 1.15 को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 1.15 हमारा आया था, तो इसको ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 1.1 आप इधर कर दीजिए प्लस 0.05 आप उधर कर दीजिए। तो 1.1 आप देखेंगे वर्टिकली, 0.05 आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो अब आ जाइए इस टेबल पे, यहाँ पर देखिए 1.1, तो 1.1 आपको मिल रहा है ये, उसके बाद 0.05 ये आपको हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर ये मिल रहा है। तो इसको अगर आप ढूंढें यहाँ पर तो ये आपका ये देखिए 0.3749। तो मैंने आपसे ये कहा था 0.3749 हमारे 1.15 की निकल आई 0.3749। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसका मैं कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो निकल करके आई है कितनी, 0.3749। इसका मतलब अगर हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस किसको करेंगे, 0.5 को। तो इस पूरे को रिमूव कर देते ताकि थोड़ा सा सही हो जाए, साफ हो जाए, दिख जाए हमको। तो 0.5 माइनस 0.3749, यही वैल्यू तो थी हम लोगों की 0.3749। तो यहाँ पर 0 0 और लगा देते हैं, 0 0 0। तो ये हमारा निकल करके आएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ होगा 9 9 में से 4 गया, यहाँ पर आ गया 5, उसके बाद यहाँ पर 9 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा 4 4 में से 3 गया 1। तो ये हो जाएगा 0.1251। तो क्या निकला हम लोगों का, ये थी हमारी 68.22, यहाँ पर हमारा था 72 इंच। इस वाले पोर्शन का हमने निकाला जेड स्कोर, मतलब ये वाला जो हमारा निकल करके आया था इसकी जेड स्कोर निकला था 1.15। तो हमने जब इसका एरिया निकाला तो एरिया इसका निकला 0.3749। और ये टोटल जो एरिया है, ये टोटल एरिया है 0.5 के बराबर। ये वाला जो पोर्शन है इसके हमने निकाल लिया 0.3749। तो अब हम ये पोर्शन निकाल सकते हैं ना आराम से। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर दिया, तो ये जो पोर्शन हमारा निकल करके आया है वो है 0.1251 के बराबर। ठीक है, 0.1251 के बराबर। तो 0.1251 का मतलब है कि इतने जो बच्चे हैं 1 में से, एक में से 0.1251 बच्चे जो हैं उनकी हाइट जो है वो 72 से ज़्यादा है, 72 इंच से ज़्यादा। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था वो ये दिखा रहा था कि इतने बच्चों की हाइट 72 से लेके 68.22 इंचेस के बराबर है, मतलब इनके बीच में। तो 72 इंच से ज़्यादा वाले बच्चों की जो हाइट होगी वो कितने हैं, तो वो एक में से 0.1251 है। तो अगर एक में से इतने हैं तो 1000 में से कितने होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 0.1251। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा 125.1। तो इसका 1 का कोई मतलब नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए। तो ये निकल करके आएगा 125। मतलब 1000 बच्चों में 125 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 72 इंच से ज़्यादा है। इसी क्वेश्चन में आपसे और भी अगर ऑल्टरनेटिव वो दे देता है, मान लीजिए आपसे वो दे देता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से
कम है, मतलब बिलो 5 फीट है, ठीक है। 5 फीट का मतलब हो गया 60 इंचेस, 5 फीट का मतलब हो गया 60 इंचेस। तो आपको ये पता है कि ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा है 68.22। 60 इंचेस सीधी सी बात है कि इसके ये लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, तो यहाँ पर कहीं पे आपका 60 इंच जो है वो लाई करेगा। अब आपको देखिए बिलो निकालना है, तो बिलो में भी आप यही करेंगे कि आप इस पोर्शन को निकाल लीजिए, ये वाले पोर्शन का, उसमें से फिर 0.5 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका वही हो जाएगा 60, यानी कि x, ये आपका x होगा माइनस मीन, तो 68.22 डिवाइडेड बाई 3.286। तो इसका आप z स्कोर निकालेंगे। z स्कोर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टेबल पे एरिया फाइंड करेंगे। आपका एरिया जो आएगा, उस एरिया को जो भी मान लीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है आपकी, उसमें माइनस आप कर दीजिए 0.5 से, तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से लेकर के मीन हाइट के बराबर है, मतलब 60 से लेकर के इसके बीच में, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो आपको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या होती है स्टैंडर्डाइजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोगों ने बेसिक मीनिंग देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देख लिया कि कैसे हम लोग एरिया अंडर नॉर्मल कर्व निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। सो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक सही से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी तरीके का डाउट आपको हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।